हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज 4 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर डिस्कशन में आज हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो खासतौर पे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा कोई भी एग्जाम है, सीडीएस है, एनडीए है, या अगर आप बात करें तो स्टेट सिविल सर्विसेज है, अगर वहाँ पे जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर डिस्कस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हम एमसीक्यू पहले बनाते हैं। खासतौर पे अब क्या है कि जो करंट अफेयर पूछने का ट्रेंड बदल गया है, वन लाइनर पूछा नहीं जाता। यूपीएससी की तरह स्टेट सिविल सर्विसेज में भी अगर आप देखोगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो हम सारे करंट अफेयर को स्टेटमेंट वाइज पैटर्न में देखते हैं, फिर उसका डिस्कशन करते हैं, उसके स्टैटिक एनालिसिस करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में है, यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएसआई एक्ट। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या भारतीय सांख्यिकी संस्थान को लेके अभी एक न्यूज यहाँ पे चर्चा में आ रही है कि इसको लेके एक एक्ट हुआ करता था 1959 एक्ट। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को, अगर हम बात करें, या इस एक्ट को निरस्त करने के चक्कर में है, तो कोलकाता में इसका विरोध हो रहा है। तो ये यहाँ पे बात आ गई कि आखिर ये कैसी सांख्यिकी संस्थान है, इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है, आईएसआई है, उसके बारे में आइए चलिए जान लेते हैं। अब जो आईएसआई है इसको 1959 एक्ट के अंतर्गत पावर दी गई है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 17 दिसंबर अगर हम बात करें 1931 को, 1931 को, किसको? 1931 को। और इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसको पीसी महालनोबिस ने इस्टेब्लिश किया था। इनको पिता भी बोला जाता है भारतीय सांख्यिकी का, महालनोबिस ने। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक सोसाइटी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था जो क्या करता है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, खासतौर पे जो सांख्यिकी है या स्टैटिक है उसके संबंध में यहाँ पे कार्य करता था। ठीक है, ये दो बात हो गई। बाद में अगर आप देखोगे तो इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस का भी दर्जा दिया जाता है और मोस्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, अब ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे केंद्र सरकार से ऋण देना या ग्रांट की प्रोवाइड करवाना, जिससे डिग्री डिप्लोमा में उनको मदद मिल सके, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ये करती है। अब अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा? कोलकाता में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये सारे वन लाइनर फैक्ट हमने यहाँ पे देख लिए जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे कौन से पूछे जा रहे हैं? स्टेटमेंट है द एक्ट डिक्लेयर द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इस अधिनियम में जो 1959 का अधिनियम था, इसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर द एक्ट आईएसआई कैन ग्रांट डिग्री ओनली फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल। आईएसआई के अंतर्गत केवल सांख्यिकी क्षेत्र में ही डिग्री प्रदान कर सकता है? नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो मैथ है या गणित है उस फील्ड के बारे में हो, चाहे इकोनॉमी हो, है ना, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इन सभी फील्ड में भी ये क्या करता है, डिग्री प्रदान कर सकता है। ठीक, तो ये बात यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। ये तीसरा जो ऑप्शन है उस पे द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अधिनियम केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में संस्थान का नियंत्रण अपने अधीन लेने का अधिकार देता है। ये भी बात एकदम यहाँ पे करेक्ट है, कोई भी ऐसी कंडीशन में इसका कंट्रोल लिया जा सकता है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द न्यूली डिस्कवर अलकनंदा गैलेक्सी। हाल में जो अलकनंदा गैलेक्सी खोज हुई उसको लेके है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने खोज किया? तो पुणे में एक संस्थान काम करती है जिसको कहा जाता है NCRATIFR। एनसीआर का मतलब क्या? एनसीआर का मतलब क्या हो जाएगा? तो एनसीआर का मतलब क्या हो जाएगा? अगर एनसीआर के बारे में देखें तो ये एक तरह का जो एस्ट्रोनॉमी को लेके जो रिसर्च के संस्थान है ना, नेशनल सेंटर ऑफ रिसर्च ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इस तरह का कुछ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसने क्या किया है, टाटा की जो एक रिसर्च लेबोरेटरी अगर हम बात करें उसके साथ मिलकर अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की है। अब अलकनंदा जो गैलेक्सी है ये वैसा माना जाता है कि 12 बिलियन लाइट ईयर दूर है, यहाँ से 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, ये यहाँ पे बात की गई है। और अगर हम बात करें किसकी मदद से इसे खोजा गया है, तो ये मदद नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसकी मदद से खोजा गया है। पहले हब्बल टेलीस्कोप हुआ करता था, जो अगर हम बात करें तो हमारे सोलर मंडल या हमारे सौर मंडल से बाहर की चीज़ों या सोलर सिस्टम के बाहर की चीज़ों खोज करने के लिए था। अब उसको रिप्लेस करके जेम्स वेब जो टेलीस्कोप की स्टैब्लिश किया गया, JWST उसे बोला जाता है।
तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें भारत जो पृथ्वी है या हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बताना है। दूसरा कि नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है ये भी आपको बताना है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बात करते हैं। इट इज डिस्कवर्ड अंडर द नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये बात एकदम करेक्ट है। यहाँ पे नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप के उपयोग से खोजा गया है। दूसरा यह 30,000 प्रकाश वर्ष व्यास की है, चलिए ये भी बात कहीं ना कहीं करेक्ट लग रही है। या तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ओल्डर देन मिल्की वे, तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है ना, इससे भी ओल्डर ये मानी जा रही है, ये यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, मिल्की वे से अलग पुरानी नहीं, मिल्की वे तो हम रहते ही हैं, मिल्की वे की गैलेक्सी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, तो मिल्की वे से पुरानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 3 गैलेक्सी के नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, मिल्की वे है जहाँ पे हम लोग हैं, है ना। दूसरा अगर हम बात करें एंड्रोमेडा जो नियरेस्ट गैलेक्सी है, और तीसरा यहाँ पे अभी अलकनंदा गैलेक्सी यहाँ पे खोजी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स, आरबीआई की जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन की स्कीम थी उसके बारे में स्टेटमेंट है ना। ओम्बुड्समैन एक तरह का शिकायत निवारण तंत्र होता है, उसको लेके यहाँ पे चर्चा में है। अगर हम बात करें अभी चर्चा में क्यों आ गया कि जो ओम्बुड्समैन की जो एनुअल रिपोर्ट है, ओम्बुड्समैन की जो एनुअल रिपोर्ट है ना, वो उसने बताया है कि लगभग अगर आप देखोगे तो जो शिकायत है, अगर हम बात करें कंप्लेन है, उनमें 13.55% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। मतलब क्या, बैंक से संबंधित जो शिकायतें वो लगातार बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में कि चलिए ओम्बुड्समैन स्कीम है क्या, तो ओम्बुड्समैन स्कीम को सबसे पहले 12 नवंबर को लॉन्च किया गया था, 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इससे पहले 3 स्कीम हुआ करती थी। पहली थी बैंक ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, इसको मिलाया गया था। फिर एनबीएफसी को संबंध में भी ओम्बुड्समैन स्कीम हुआ करती थी, 2018 में इसको बनाया गया था। फिर तीसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेके भी ओम्बुड्समैन स्कीम थी 2019 में। इन तीनों को मिलाया गया और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम को बनाया गया। अब ये वन नेशन जो वन ओम्बुड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्या करती है, ध्यान रखती है। पर्पज क्या था कि जो कस्टमर की जो समस्याएं हैं उसका प्रभावी निवारण हो सके, ये यहाँ पे पर्पस था, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पे याद रखनी है। अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्कीम ओम्बुड्समैन फॉलो वन नेशन वन ओम्बुड्समैन प्रिंसिपल बाय मेकिंग ग्रेवेंस रिड्रेसल जुडिक्शन न्यूट्रल। वन नेशन वन ओम्बुड्समैन सिद्धांत का पालन करती है जिसका क्षेत्राधिकार की बाधा समाप्त होती है। इट अप्लाइज ओनली टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडेड एनबीएफसी, यह केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होती है, एनबीएफसी पर लागू नहीं होती है। चलिए तीसरे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए कंप्लेंट कैन रिसीव कंपनसेशन अप टू 20 लाख 20 लाख तक का यहाँ पे कंपनसेशन यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है इनकरेक्ट आपको बताना है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला तीसरा करेक्ट है। अगर यहाँ पे बोला जाए ना कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ऐसा नहीं है। एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा अगर हम बात आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके लिए कहो, पीछे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर उनके लिए कहो, या डिजिटल पेमेंट को लेकर पेमेंट जो बैंक होता है ना, वेरियस पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो सबके लिए अगर हम देखें तो रखिए स्कीम काम करती है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉलर नेमल प्रेजेंटेशन। कॉलर का नाम है उसको प्रेजेंट करने के संबंध में अभी क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने क्या किया है, एक अगर हम बात करें नोटिस जारी किया है। तो ये अगर बात करो तो ये कंपलसरी होने के लिए आ रहा है। अब इसका पर्पज़ क्या है कि देखिए जब भी किसी का फ़ोन आए ना, उसमें अगर आपको पहले से उसका नाम दिख जाता है, लेट सपोज आप अभी किसी कॉल आता है तो नंबर दिखा रहता है, ट्रू कॉलर के बेसिस पर किसी का नाम आ जाता है, लेकिन ट्रू कॉलर की ऑथेंटिसिटी नहीं होती है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा करना चाह रही है कि टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं वो केवाईसी से जो डाटा बेस लेते हैं ना, किसी को सिम देते हैं, उस बेसिस पर नाम दिखने लगे। तो जो थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन है, जैसे जो ट्रू कॉलर के पास हमारे कॉन्टैक्ट्स चले जाते हैं, वो चीज़ें ना हो, ये यहाँ पे करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। और इस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पीछे ट्राई है। ट्राई ने बात की, ट्राई ने हालांकि इसको फरवरी में ही सिफारिश कर दी थी, लेकिन अभी इसको लेके आगे बढ़ने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। इसका पर्पज क्या होगा, जो स्पैम है, धोखाधड़ी कॉल है, उनको कम किया जा सकेगा। पता चला कि किसी और का नंबर उसने पुलिस थाना नाम से सेव कर रखा है, अब उसके किसी को मोबाइल में चला गया, लिखा है पुलिस थाना, वो डर गया है ना। तो इस तरह के जो फेक कॉल होती हैं उससे क्या किया जाए, बचा जा सकेगा। अब सीनैप डिस्प्ले कॉलर नेम यूजिंग टेलीकॉम ऑपरेटर सब्सक्राइब डाटाबेस, तो जो सब्सक्राइबर का डाटाबेस उसका यूज करके नाम दिखाएगा। दूसरा, यह प्रारंभिक चरण में केवल समान नेटवर्क के अंदर काम करेगा, मतलब शुरू में क्या करेगा, सेम नेटवर्क में काम करेगा, सेम कंपनी के सिम में काम करेगा। चलिए तीसरा,
Synapse derive caller identity from third party application such as Truecaller. Synapse Truecaller इस थर्ड पार्टी से पहचान प्राप्त करता है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है ना, यहाँ पे क्या बात हो रही है, थर्ड पार्टी का तो काम यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व के संबंध में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पे रेनबो वाटर स्नेक देखने को मिला है। कौन देखने को मिला, रेनबो वाटर स्नेक की फोटोग्राफी यहाँ पे हुई है, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रेनबो वाटर स्नेक है क्या और इसका क्या IUCN स्टेटस है। तो एक अगर हम बात करें, विसैला एक सांप है जो मछली खाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम से कोई मतलब है नहीं आपको, बस इतना याद रखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ भारत में पाया जाता है, भारत है, इसके अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा चीन है, चीन के अलावा नेपाल है, इंडोनेशिया है। तो अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा। 130 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है, और इसका IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है जो रेनबो वाटर स्नेक के बारे में है। लेकिन सिर्फ रेनबो वाटर स्नेक की जानने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे जानना पड़ेगा दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया, तो UPSC क्या है, UPSC बैकग्राउंड पूछेगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व अगर आप देखोगे तो इंडो या भारत नेपाल के बॉर्डर के बीच, अगर आपने मैप देख रखा होगा, चलिए भारत का मैप यहाँ पे बना ही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे नेपाल और भारत के बीच में दुधवा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, जिसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। और यूपी में 2 टाइगर रिजर्व आई थिंक है, वहाँ पे दुधवा एक मेन टाइगर रिजर्व है ना, तराई रीजन में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस तरह कुछ सेंचुरी ये वाले रीजन में आते हैं। अब अगर हम बात, कुछ रिवर्स भी है, जैसे शारदा रिवर वगैरह यहाँ पे बहती हैं, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ लोकेटेड इन द तराई भाबर रीजन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई भाबर रीजन में है, ये बात एकदम करेक्ट है, तराई भाबर रीजन। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द शारदा रिवर फ्लो थ्रू द दुधवा नेशनल पार्क, शारदा दुधवा नदी के भीतर से बहती है। तीसरा स्टेटमेंट है रेनबो वाटर स्नेक रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है, जो IUCN में इंडेंजर्ड है। तो क्या IUCN इंडेंजर्ड है, नहीं, यहाँ पे IUCN में क्या है, लीस्ट कंसर्न मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे पेन अब स्टॉप हो चुकी है, पर फिर भी चलिए जल्दी कर लेते हैं, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 and 2 ओनली यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेनबो वाटर स्नेक, रेनबो वाटर स्नेक के बारे में पूछा जाए। अब इसको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मैंने रेनबो वाटर स्नेक के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, तो इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हम्पबैक व्हेल, हम्पबैक जो व्हेल उसके बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर बेलिन व्हेल नोन एज बबल नेट फीडिंग बिहेवियर। मतलब क्या, कि जो बलीन व्हेल होती है उसे बबल नेट फीडिंग के लिए प्रसिद्ध होती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दे माइग्रेट बिटवीन पोलर फीडिंग ग्राउंड समर ट्रॉपिकल ब्रीडिंग ग्राउंड विंटर, वह गर्मियों में ध्रुवों से भोजन के लिए उष्णकटिबंध रीजन में आते हैं। मतलब अगर हम बात की, ये अर्थ हो गई, तो ये पोल से इस रीजन में आते हैं, उष्णकटिबंध मतलब कर्क और मकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देयर कंजर्वेशन इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, IUCN में जो हम्पबैक व्हेल है उसे इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। न्यूज़ यहाँ पे क्या थी, न्यूज़ यहाँ पे ये थी कि इनकी संख्या अगर हम देखें, जो हम्पबैक व्हेल्स हुआ करती है ना, इनकी संख्या अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 से बढ़ के क्या हो गई है, 80,000 तक हो गई है, ठीक है ना, 80,000 तक हो गई है, ठीक है। तो पेन अभी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, जिस वजह से थोड़ा हाथ से लिखना पड़ रहा है। तो ये 80,000 इसकी जनसंख्या हो गई है, इस वजह से यहाँ पे चर्चा में आ गया। अब IUCN इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, IUCN स्टेटस क्या हो जाएगा, लीस्ट कंसर्न, क्या आप लिख लीजिए, लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग INS अर्धमान, अर्धमान के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। अर्धमान यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आ गया कि भारत ने तीसरा SSBN, अगर हम बात करें INS अर्धमान को शामिल कर रहा है, ठीक, किसमें शामिल कर रहे हैं, इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह की न्यूक्लियर ऑपरेटेड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ना, पनडुब्बी है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, जो अरिहंत क्लास की सेकंड सबमरीन है। चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें तो SSBN जो प्रोजेक्ट है भारत का, उसमें 2 तरह की 2 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। एक तो क्या INS अरिहंत, एक है INS अरिघट, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये तीसरी क्लास की SSBN मानी जाएगी, मतलब INS अरिहंत हो जाएगी 2009 में जिसको लॉन्च किया गया था, है ना। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 2009 में लॉन्च INS अरिहंत लिख लीजिए आप। फिर 2024 में INS अरिघट को लॉन्च किया गया था। अब अभी INS अर्धिमान को लॉन्च यहाँ पे किया गया है। चलिए स्टेटमेंट क्या यहाँ पे बन रहे हैं, इट इज़ द सेकंड इंडिजिनस SSBN, दूसरी इंडिजिनस SSBN है।
दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ कैपेबल फॉर कैरिंग बोथ K-15 K-5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, K-15 K-4 दोनों को कैरी कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ यूज रिएक्टर डेवलप बाय बार्क, बार्क द्वारा विकसित परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इबोला। इबोला वायरस के बारे में न्यूज यहाँ पे थी। क्यों न्यूज थी? कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है उसे इबोला का जो प्रकोप है ना 42 दिनों तक कोई मामला यहाँ पे नहीं मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इबोला खत्म हो चुका है। अब इबोला जो है ना इसको खोज किया गया था कब? 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ही सबसे ज़्यादा इसकी मृत्यु और इसके ज़्यादा प्रभाव देखने गए थे। अब कोई परमानेंट तो इलाज इसका नहीं हो पाया, लेकिन सपोर्टिव केयर सब बहुत सारी चीज़ जैसे इबोला जायरे करके कुछ दवाएं हैं, इनका यूज इसके संबंध में होता था। स्टेटमेंट है कि इट इज़ कॉज बाय आर्थोबोला वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई 1976। आर्थोबोला वायरस वर्ग का है और पहली बार 1976 में पहचाना गया था। दूसरा, फ्रूट बैट आर कंसिडर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ वायरस, फल चमगादड़ ये इसका नेचुरल रिजर्वायर है। तीसरा है मानव से मानव में संक्रमित हो जाता है, मानव से मानव में ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, हवा से ये फैलता है, हवा से नहीं फैलता बेसिकली, अगर हम बात करें तो लिक्विड से, शरीर द्रव से ही फैलता है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आंसर राइटिंग प्रोग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं और इससे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें, सिर्फ 16 रुपीज़ में आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं।